अब आगे हेडिंग डालो, फिरोज शाह तुगलक के अभियान। एफएसटी के अभियान डालो, हेडिंग, हेडिंग डाल दो। तो एफएसटी ने कुल 3-4 अभियान के सभी लगभग लगभग असफल रहे। एक अभियान बंगाल का सफल रहा, लेकिन वो भी अव्यवस्थित था। तो लिख देंगे, मैं लाइन लिखवा रहा हूं। एफएसटी ने विद्रोहियों को माफ कर दिया। एफएसटी ने विद्रोहियों को माफ कर दिया। विद्रोहियों को माफ कर दिया एवं बंगाल पर 1353 में 1353 में बंगाल के विद्रोही विद्रोही इलियास खां एवं 1359 में सिकंदर शाह के विरुद्ध सिकंदर खां के विरुद्ध अभियान किया। शाह नहीं, खां, गलती होगी। अरे ये बाप तो इलियास खां, बेटा सिकंदर खां। अभियान किया, परंतु देखो जी, उसने बंगाल पर 2 बार अटैक किया दोस्तों। पहली बार इलियास खां था, दूसरी बार उसका बेटा सिकंदर खां था। दोनों ही खां थे, खां। दोनों अभियान असफल रहे, लिख दो। पर अभियान किया, लिख दिया नाम। दोनों अभियान, परंतु दोनों अभियान पर अभियान किया, लिख दे रहे तू, बजाय लिखने की खां खां कर रही है। अब रुको, सिकंदर शाह पर अभियान किया, दोनों या फिर परंतु दोनों अभियान असफल रहे। परंतु दोनों अभियान असफल रहे। आगे लिख दो। बंगाल से एफएसटी उड़ीसा पहुंचा। बंगाल से एफएसटी उड़ीसा पहुंचा। जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा, ठीक है, लिख दिया। अगला, इसमें अगला एक अभियान मैंने बताया ना, ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़ा, तो वो भी लिखेंगे। फिरोज ने 1365 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण कर जीता।
आक्रमण कर जीता, ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा। ज्वालामुखी मंदिर तोड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां 1365 में अटैक हुआ था। कब हुआ था? और यहां 1365 में जो अटैक हुआ था उसमें इस ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त हुए। कितने ग्रंथ मिले? और इन ग्रंथों का अनुवाद फारसी में दलायते ए फिरोज शाही के नाम से करवाया गया। तो लिखेंगे ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज को, ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज को फिरोज को 1300 संस्कृत पुस्तकें प्राप्त हुई। ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज को, ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज को 1300 संस्कृत पुस्तकें प्राप्त हुई, जिनका फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद, जिनका फारसी में अनुवाद दलायते दलायते ए फिरोज शाही के नाम से करवाया। अभी एक दलायते फिरोज शाही किससे संबंधित किताब है? तू बता। ये दलायते फिरोज शाही किससे संबंधित किताब है? 1300 संस्कृत की किताबें किससे संबंधित हैं? मंदिरों की, हिंदू धर्म से नहीं दोस्तों, ये नक्षत्र और खगोल की पुस्तकें थी। तो लिख दें दलायते फिरोज शाही में नक्षत्र एवं खगोल विद्या का ज्ञान था। दलायते ए फिरोज शाही में नक्षत्र एवं खगोल का या खगोल विद्या का ज्ञान था, खगोल विद्या का ज्ञान था। ओके, काम खत्म। लास्ट बचा है इसके कल्याण कार्य। एफएसटी के कल्याणकारी, कल्याणकारी तो आप में से होशियार कौन है? सभी हैं। तो मैं प्रश्न पूछ लूं, किसने फिरोज को, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर
अकबर कहा। ऑप्शन दे दूं? हो लो। नंबर 1 एल्फिंस्टन, दूसरा हेनरी इलियट, तीसरा ईश्वरी प्रसाद। सही है। ए केवल 1 2, 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। ए वाले कितने हैं? 1 2। बी वाले कितने हैं? बी वाले 21 जने। और सी वाले 1 2। और डी वाले 1 2। बाकी का सतुना है नहीं। अच्छा मेरे साथ। ओके 1 और 2 तो लिखेंगे, लिखेंगे एल्फिंस्टन और, लिखो रहे कल्याणकारी की हेडिंग डाल दी क्या? लिखो एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने, एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने फिर फिरोज शाह तुगलक को फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा। अकबर कहा, लिख दिया। फिरोज को भारत का कल्याणकारी निरंकुश, कल्याणकारी निरंकुश, कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा। कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा। निरंकुश शासक कहा। ओके अब सबसे पहले इसके जो कल्याणकारी हैं उनमें किसके हेडिंग डालूं बताओ? आप बता दो मुझे। मैं चलो मैं मेरी इच्छा से दीवान ए खैरात, पहला कल्याणकारी दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये विभाग अब भी होता तो कितना अच्छा होता। ये विभाग खैरात विभाग, इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो गरीब, बिल्कुल सही कह रहा है, वो ब्याह होता था। गरीब मुस्लिम में जो लड़कियां थी वो लड़कियां यहां अपना पंजीकरण करा देती, उनके योग्य लड़का ढूंढा जाता और सरकार उनका ब्याह करती, बढ़िया दहेज देती। तो गरीब मुस्लिम लड़कियों का विवाह, लड़कों का नहीं, अरे लड़कों का तो अपने आप ही होगा यार, तू भी काहे मजा ले रहा है।
लड़कियों का विवाह होगा तो लड़कों का भी तो होगा ना भाई, लड़की का विवाह लड़के के साथ ही तो होगा यार। तो जब भी तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये होता विभाग तो कितना अच्छा होता। कई क्यों अजी, लड़कियों का तो ब्याह हो जाता, लड़कों का भी हो जाता साथ साथ है। चलो तो उतार दो, फटाफट उतारो। हाँ जी, हाँ हिंदुओं का नहीं है। सही क्या है मतलब कि अजी आप क्यों धर्म और जाति के चक्कर में पड़ रहे हो? हिंदुओं में नहीं अजी कोई विभाग नहीं बनवाया, क्योंकि ये मुसलमान पक्ष लेता था यार। तू काहे उम्मीद कर रहा है? और तेरे को तो जो भी मिल जाए वो ठीक है यार, तू क्यों इतनी कर रहा है? मुसलमान से कर ले, क्यों हो? ना करे तो कुंवारो डोल फिर। अब देखो जोश में ही तो इतनी बातें कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारा लो आईएएस अधिकारी है साहब, मैं तो ना करूं। अरे भाई छोरियां है कहाँ? हम्म, बहुत बुरी दशा होने वाली है, क्योंकि ये तय है। मैं हालांकि इकोनॉमिकल आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे सिलेबस से बाहर है, फिर भी मैं कर देता हूं। 1,000 लड़के, छोरियां कितनी? 928। यही है सच आज का। अभी जो 0 से 5 वर्ष में जो लिंगानुपात बढ़ा, आपसे मतलब का नहीं, मतलब ये है। इसका मतलब 500 लड़कों पर कितनी लड़कियां? बताओ। यही हिसाब उलझ गया। अरे बावड़ो, 400। ओके, और 250 लड़कों पर कितनी? 232। इसका मतलब 250 पर कितनी कमारे रहेंगे? अपने क्लास में क्या होगा? 18 तो 18 तो गए काम से। वो कौन 18 हैं जो कि गए काम से हैं? इसलिए कह रहा हूं। खैर, इसलिए मैं आंकड़ों का विश्लेषण करना नहीं चाहता, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। इसलिए दोस्तों, आप लोग तो अब वक्त आ गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की ओर लौट चलो, मात्र सत्तात्मक परिवार बना दो। अच्छा, एक दो जगह है, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, 3 है जहां पर लड़कियां ज्यादा हैं। लेकिन क्यों? क्यों? इसका कारण है कि वहां पर समस्या न, केरल में लड़कियां ज्यादा नहीं है, बस वो लिंग अनुपात ठीक ठाक है। 1,000 पर ऊपर नहीं है तो कम, लेकिन 2-4 ही कम है। लेकिन मिजोरम में, त्रिपुरा और मेघालय में क्या है सुन लो। ऐसा क्या है वहां पर? अजी वहां पर ऐसा है कि लड़कियां शिक्षित हैं, शिक्षा का स्तर ज्यादा है, चाय के बागानों में पंजीकरण होता है, काम करती हैं, नौकरी लगती हैं, और लड़कियां ही विवाह के समय लड़के को तय करती हैं कि ये ठीक है। लड़कियां बारात लेकर जाती हैं।
और सुनो, लड़कियां ही विवाह की रजामंदी देती हैं। लड़कियां जब चाहे विवाह को छोड़ सकती हैं। लड़कों के पास ना विवाह करने का अधिकार, ना तलाक देने का, ना। और सुनो, सुबह उठ करके लड़के का काम है घर की सफाई करना और बच्चों को रखना, खाना पीना बनाना। और सुनो, लड़की अपने पिता के घर रहती है। विवाह के बाद लड़के को उसके ससुराल में रहना पड़ता ही है। इसलिए विवाह के तुरंत बाद लड़का अपने बापू के कंधे पर सिर रख करके रोता है कि बापू सासर नहीं जाऊंगा। इसलिए वहां लड़कियां ज्यादा हैं। अब आप में से कई सोच रहे थे साहब हम तो मिजोरम चला जाऊंगा, जाओगा? अगला, दीवान ए, मेरे साथ साथ लिख दो रहे। दीवान ए बंदगान, दास विभाग, तकनीक प्रशिक्षण दिया देकर 36 कारखाने, उच्च उत्पादन होता था। उच्च उत्पादन होता था। दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक, इस्तेहाक ये बहुत जरूरी था, आज भी है। बेरोजगार कार्यालय, जो भी किसी के पास रोजगार नहीं होता, ये बेरोजगार कार्यालय खुलवाए, जहां पंजीकरण के बाद सरकार रोजगार देती थी। देती थी। एक नाम सुना है, दारुल सफा? दारू नहीं, दार उल, दारुल शिफा। इसका मतलब दवाखाना या सरकारी हॉस्पिटल। अगला, नहर निर्माण,
तो नहरों में मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो संपन्नता बढ़ी वो फिरोज ने बढ़ाई। कुल 5 नहरें बनवाई, जिनमें सबसे बड़ी नहर का नाम था उल्गू खानी नहर। दूसरी नहर का नाम था राजवाही नहर। तो लिखोगे फिरोज ने, अच्छा नहीं लिखा क्या, लिखो। लिख दिया? अरे नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा तो लिखते रहो तुम। तो लिखेंगे आप लोग, फिरोज ने 5 नहरें बनवाई, जिनमें 2 बड़ी थी। नंबर 1 उलग खानी नहर, जे यमुना, यमुना दिल्ली के पास से निकलती थी और 150 मील लंबी ये नहर हिसार तक गई, हिसार हरियाणा। दूसरी नहर राजवाही नहर, राजवाही नहर, ये नहर सतलज से निकलती थी, 96 मील लंबी थी और ये घग्गर तक जाती थी, घग्गर तक। तो ये 2 नहर खास थी, बाकी कुल नहर 5 थी, जिनमें से 2 नहर खास थी। लिख देवेंगे दोस्तों, आगे भी लिख दिया क्या यहां तक? ओके, तो आगे भी लिखना है। क्या लिखोगे? इन नहरों का फायदा क्या हुआ? बता, नहर क्यों बनाएंगे? उपज बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, पैसा आऊंगा, सरकार के पास टैक्स ज्यादा होगा, तो कई फायदे हैं। बिल्कुल। और इसे तो यही बात लिखनी है, तो लिखोगे आप, इन नहरों के विकास से, इन नहरों के विकास से, इन नहरों के विकास से कृषि की उपज बढ़ी। इन नहरों के विकास से कृषि की उपज बढ़ी, कृषि की उपज बढ़ी, किसान, किसानों की आमदनी बढ़ी, किसानों की आमदनी बढ़ी, आमदनी बढ़ी, फिरोज ने, फिरोज ने एमबीटी के समय आवंटित, एमबीटी के समय आवंटित सभी ऋण
माफ कर दिए। नए ऋण, सॉरी, नए कृषि ऋण किसानों को दिए। नए ऋण किसानों को दिए। लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़ा टाउन प्लानर था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। प्रॉपर्टी सिटी बसाई इसने। फरिश्ता कहता है, फरिश्ता एक लेखक है जो कहता है कि फिरोज ने 200 नगर बसाए। कितने नगर? 200 नगर बसाए, जिनमें से 5 नगर बड़े थे। लिख दो मेरे साथ साथ। फरिश्ता, तो फरिश्ता लिख कर लिख दें इन्वर्टेड कॉमाज। फिरोज ने 200 नगर बसाए, 5 नगर बड़े थे। नंबर 1 जौनपुर, ये यूपी में। एमबीटी, जिसका पुराना नाम जोनाखा, की याद में। दूसरा फतेहाबाद, यूपी, पुत्र फतेह सिंह, सिंह नहीं, फतेह खां, फतेह खां की याद में। तीसरा हिसार फिरोजा, ये हरियाणा। चौथा फिरोजपुर, ये पंजाब है। और एक नगर का नाम आपने सुना ही है, कौन सा? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में। आज से तो ऐसे कर रहे हो जैसे जैसे आपसे कोई कोई चीज गिरती नहीं है। लिख दिया क्या? लिख दिया।
हाँ जी। अब एक बात और सुनो, शुरू में कुतुब मीनार कितनी मंजिल की थी बता? 7। आज कितनी मंजिल की है कुतुब मीनार बताओ? 5 या 7? 5 मंजिल की। शुरू में कुतुब मीनार 4 मंजिल की थी। 4 की थी। चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई और चौथी मंजिल नष्ट हो गई। फिरोज ने उसकी चौथी मंजिल को तुड़वा दिया और फिर से चौथी मंजिल बनाई, साथ में 5वीं भी बनवा दी। तो आज जो कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा निर्मित है? फिरोज। यानी फिरोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो लिख देंगे, फिरोज ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया। चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के बाद, हाँ करवाया, फिर आगे लिखेंगे चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के बाद चौथी और 5वीं मंजिल बनवाई। ओके, आगे लिखेंगे फिरोज ने सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाया। फिरोज ने सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग बनवाया और कुतुब मीनार के पास मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाई। ओके, अगला लिख देंगे फिरोज ने अशोक के 2 स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ मंगवा कर दिल्ली में लगवाए। तो ये बात मैंने क्या कभी आपको पहले बताई है? बताइए ना। हाँ जी बताइए। अशोक के समय मैंने स्तंभ बताए थे, एक दिल्ली टोपरा, एक दिल्ली मेरठ। जो पहले टोपरा में था, जो पहले मेरठ में था, और उसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवा करके लगवाया था। याद है? नहीं है? याद करो, करो। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, फिरोज तो अब खत्म होने वाला है, 10 मिनट में खत्म। 10 मिनट में मैं फिरोज को खत्म करा के ब्रेक देता हूं, या अभी लोगे? आप बताओ। फिरोज को खत्म कराने के बाद, अच्छी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी इसमें कुछ बचा ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मैं तो 4 बातें और बताऊंगा। इसने दोस्तों, फिरोज जो था, फालतू के कर हटा दिए। फिरोज ने शरीयत पर आधारित, यानी शरीयत का मतलब इस्लामी कानून आधारित कर रखे और शेष कर
हटाए, माफ नहीं किया, हटा दी बेटा। अब शरीयत में कौन से करों की बात है? 4 करों की बात है। कितने? 4। पहला है कृषि कर, शरीयत में कृषि पर कर। अब दोस्तों कृषि पर जो कर लगेगा, आप बताओ, तो उस कर को क्या कहा जाएगा? जो कृषि पे कर लगता है उस कर को क्या कहोगे? बताओ। अरे भाग्य किससे है? तो जैसे मान लो कि कर लिया जाए हिंदुओं से, कर लिया जाए मुस्लिम से, और कर का नाम सबसे पहले कौन सा कर दोस्तों? कृषि कर। जो हिंदुओं से कृषि कर लेंगे उसे क्या कहेंगे? उसका नाम है खराज। क्या नाम है? खराज। और मुसलमान से लेंगे उसका नाम है उस्र। हिंदुओं से खराज लिया जाता था 33%, यानी कि 1/3। मुसलमानों से उसर लिया जाता था 10%, अर्थात 1/10। इसी तरह से दूसरा कर जो था धार्मिक कर, धार्मिक कर हिंदुओं से जो लिया जाता था उसे कहते थे जजिया। जजिया। मुसलमानों से जो लिया जाता था उसे कहते थे जकात। जकात जो था वो लिया जाता था 2.5%, और ये लिया जाता था 10%। तो इसका मतलब कर बहुत ज्यादा लिए जाते थे हिंदुओं से, मुसलमान से बहुत ही कम लिए जाते। इनके अलावा एक नहरों से सिंचाई जब करते थे, नहरों से सिंचाई करनी पर कर और लिया जाता था, कर लेता था। इसका क्या नाम है, कौन बताएगा? हक ए शर्ब। हक ए शर्ब। ये कितना था दोस्तों? 10%। उतार दो। ऐसा कैसे? एकदम टू द पॉइंट। अरे छोरो, नौटंकी मत करो।
तो है प्यारे बच्चों, ये बात तो आपने लिख दी है। सिर्फ 4 कर ये हैं जो शरीयत पर आधारित, एक और नया कर है हक ए सत। लिख दिया, लिख दिया, नहीं लिखा बेटा, इतना सुंदर सुंदर बनाओगे तो तुम घणो टाइम लागे। तो बावड़ी हो जागे। मानो कि आपको एग्जाम में लिखा मिले, माना कि मिले कि फिरोज ने मुसलमानों पर जकात कर उनकी आय का 40वां भाग लगाया। 40वां भाग लगाया, सही या गलत? गलत या सही? एकदम सही है। अरे 40वां भाग 2.5% ही तो होता है। 100 में 40 का भाग दो, कितना है देखें? 2.5 आता है। फिर भाषा बदलने पर तुम बदल जाओगे हैं? जा रहा है बावली। दुनिया सुधरेगी, हम कब सुधरोगा बताओ? एक भाषा बदली नहीं, हमारा विचार बदल गया, बताओ। यही तो दोष है कि सब कहते हैं हम निर्दोष हैं, यही हमारा दोष है। अरे लिख दिया के? तो प्यारे बच्चों एक बात और सुनो। फिरोज शाह तुगलक एक दिन बैठा था अपने महल में और चिंता में डूबा था। और चिंता ये थी कि मैं नहीं चाहता कि जनता से ज्यादा टैक्स लूं, लेकिन मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि मेरे टैक्स आता कितना है। तो उसने, फिरोज शाह तुगलक ने, एक इसका वित्त अधिकारी था, नाम था हिजामुद्दीन जुनैदी। कौन सा जुनैदी? हिजामुद्दीन जुनैदी को आय ज्ञात करने का आदेश दिया। और उसने बताया कि 6,75,00,000 रुपए, अरे उस जमाने के जा रहे हैं बावड़े, बता। उस जमाने में 6 करोड़ बहुत होते हैं। 6,75,00,000 या करोड़ बहुत है। तो 6.75 करोड़ प्रति वर्ष आय ज्ञात की। तो एक बात ये लिख दो फटाफट, इसने नए नए सिक्के चलाए, नए नए सिक्के, नए नए सिक्के चलाए। एक सिक्के का नाम है संसगन्नी। कौन सा गन्नी? संसगन्नी। ये 6 जीतल के बराबर होता था। और बेटा पहला संसगन्नी, तो दूसरा बता क्या पिएगा? अद्दा। सिक्के का नाम अद्दा, आधा जीतल के बराबर। और तीसरा पौवा, जिसका नाम था बिक, 1/4 जीतल। सर्दी ना लाग रही नहीं, गर्मी लाग रही है। ये बावड़ा है, आंख की चिंता मत करे। और बता बावड़ी, लिख दियो?
अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। अरे ये आदमी था बदमाश, कौन? फिरोज। और इसने भूमि माप प्रथा बंद कर दी और लगान वसूली हेतु जागीर दी, जागीर। नगद वेतन बंद कर जागीर आवंटन किया। अफीक ने बताया कि एफएसटी ने भ्रष्टाचार बढ़ाया। भ्रष्टाचार बढ़ाया। तो मतलब संस्गनी सिक्का 6 जितल के बराबर है, चांदी का है ये। संस्गनी काहे का सिक्का है दोस्तों? चांदी का। ये चांदी का, चांदी का सिक्का। और ये दोनों ही किसके हैं? तांबे के सिक्के। तो पव्य को बोलते हैं बीक, अद्दे को बोलेंगे अद्दा। और 6 बोतल के बराबर होगा संस्गन्नी। 6 जितल बराबर संस्गन्नी, यानी आधा दर्जन बोले तो संस्गन्नी। संस्गन्नी चांदी का है। बस अब ब्रेक ही है। आप लोग और फिरोज शाह तुगलक की किताब बता दो, आखिरी लाइन इसकी, किताब बता दो। होशियार है। वापिस आकर के क्या बताओगे? किताब बतानी अभी 1 मिनट में बता देता हूं यार। तो मैंने लिखा एफएसटी की आत्मकथा। आत्मकथा कौन सी है? फुतुआत। फुतुआत ए फिरोज शाही। इसी के समय जियाउद्दीन बर्नी ने किताब लिखी थी। बर्नी, बर्नी की याद है क्या? तारिख ए, तारिख ए फिरोज शाही एवं नंबर 2 फतवा या फतावा ए जहांदारी। और लास्ट शम्स ए सिराज अफीक। शम्स ए सिराज अफीक। किताब का नाम है वही तारिख ए फिरोज शाही। तो याद रखें, तारिख ए फिरोज शाही के नाम से 2 किताबें हैं, लेखक 2, किताब का नाम 1। इसी के साथ फिरोज समाप्त होता है।